बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। हम वर्ब की 7 प्रैक्टिस टेस्ट जो है, 7 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 8 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। ग्रेस ऑलवेज हर ब्रदर डैश देयर बेड्स। आप देखें, सबसे पहला कीवर्ड तो हमें ऑलवेज ही मिल जाता है। जैसे ही हमारे सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो इसका मतलब है कि हमें कौन से टेंस में रहना है, हमें प्रेजेंट टेंस में रहना है। जब प्रेजेंट टेंस में रहना है तो हैड तो आ नहीं सकता, इसका मतलब बीटा ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत होता है। उसके बाद जब प्रेजेंट में रहना है तो ग्रेस के साथ ना तो गेट अग्री करता है ना ही लेट अग्री करता है। हमें सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, मेक। और मेक के बारे में आप जानते हैं, हमने पढ़ा कि जब भी आपके सेंटेंस में मेक होगा या आपके सेंटेंस में उसका पास्ट वर्जन मेड होगा, उसके बाद पर्सन आएगा तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर इनसे पहले मेक और मेड से पहले आपके पास क्या दिया गया हो, अगर मेक और मेड से पहले आपके पास बी फॉर्म दी गई हो तो फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहां पर आपके पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। ग्रेस ऑलवेज मेक्स हर ब्रदर टाइडी। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास द हैरिसंस डैश द पेंटर। 1 बाय 1 करके हमें सारी ऑप्शन को देखना होगा। देयर हाउस एवरी ईयर। अब अगेन एवरी ईयर आ गया तो इसका मतलब हमें कौन से टाइम में रहना है, हमें प्रेजेंट टाइम में रहना है। एवरी ईयर का मतलब प्रेजेंट। जब प्रेजेंट की बात होगी तो सबसे पहले गॉट वाला ऑप्शन तो हम वैसे ही हटा देंगे क्योंकि गॉट पास्ट में चला जाता है। बाकी देखें, गेट के साथ आईएनजी फॉर्म किसी सूरत भी नहीं आती है क्योंकि गेट के साथ हमने क्या पढ़ा कि गेट के साथ गॉट के साथ इसका जो पास्ट फॉर्म है गॉट के साथ दो ऑप्शन बनती हैं। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। अगर इनके बाद कोई पर्सन दिया हुआ है तो हमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। आईएनजी फॉर्म गेट के साथ पॉजिटिव में नहीं आती तो इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। उसके बाद हैव के बाद पेंट जरूर आता है क्योंकि हैज हैव हैड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हैज हैव हैड के बाद अगर पर्सन आएगा तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो देन आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो अगर हम सेंटेंस बनाएं द हैरिसंस हैव द पेंटर हैव देयर हाउस, इसके बाद जब मेक का वर्ड आप देखते हैं तो मेक के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब मेक से पहले क्या दिया हो, बी फॉर्म। इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन भी गलत है और करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। देखिए अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिया जाए कि चारों स्ट्रक्चर लेता हूं। मैंने ये क्वेश्चन ये इस तरह के एमसीक्यूज क्यों बनाए, इस तरह के क्वेश्चन क्यों बनाए कि बेसिकली जब आप एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आप असल में एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे होते, आप 4 स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको गेट का स्ट्रक्चर भी सोचना पड़ेगा, हैव का स्ट्रक्चर भी सोचना पड़ेगा और मेक का स्ट्रक्चर भी सोचना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको टाइम का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन में जितनी मैक्सिमम ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके पास हो सकती है ना, ये बेस्ट टेस्ट जो आपके पास वर्जन है ना वो ये है कि आप एक ही क्वेश्चन के 4 अलग-अलग ऑप्शन बना देते हैं, 4 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ आ गया तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर पे रहेगा, कंडीशन पे। और इफ के साथ क्या लिखा हुआ है, हैड टेकन मतलब पास्ट परफेक्ट। और आगे क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है यहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पर, मेन वर्ब की जगह पर किसको यूज किया हुआ है, हैव को। और हैव की हमारे पास थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, हैड। तो हमारे पास स्ट्रक्चर चलेगा वुड हैव और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के तौर पर क्या आएगा, हैड। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। हमने पहले भी बात की थी उन सेंटेंसेस में जिनमें एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, हैज हैव हैड मेन वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। उसमें सबसे पहले आपने बात याद रखनी, अगर आपके सेंटेंस में हैज और हैव है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, आपका सेंटेंस में हैड है तो आपका सेंटेंस पास्ट में है, आपके सेंटेंस में हैव है, आपके सेंटेंस में हैज है, आपके सेंटेंस में हैज हैव है और आपके सेंटेंस में हैव हैज है। तो आपने याद रखना है ये चारों सेंटेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन सकता है या तो वो बनेगा हैव हैड बनेगा और या आपके पास बनेगा हैड हैड।
अब ये जो हैव है वाला स्ट्रक्चर होगा ना, ये याद रखिएगा, ये प्रेजेंट है और हैड हैड आपके पास क्या रहेगा, पास्ट रहेगा। तो चूंकि हमने कंडीशनल में अपने टेंस को पैरेलल करना होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्लॉज प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो ये वो सेंटेंसेस होंगे जिन सेंटेंसेस में हैज हैव को मेन वर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा, इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं किया गया होगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, वुड हैव, और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के तौर पर कौन सा वर्ड आएगा, हैड। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वर नॉट सो गलिबल। अब अगेन हमारे पास इफ आ गया, तो इफ का मतलब है हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर चलेंगे, हमारे पास चलेंगे कंडीशनल। वर नॉट लिखा हुआ, इसका मतलब सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, तो आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या चलेगा, इफ यू वर नॉट सो गलिबल यू वुडंट बिलीव। अब वुडंट बिलीव तो हमने लिख दिया, अब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई, हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर पूरा हो गया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, द लाइज ही डैश यू। अब पास्ट के साथ एक और पास्ट लिखा हुआ है जो कि लेट पास्ट है, जो उससे भी पहले हुआ। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये बात कि हम अपने पास्ट में अगर दो इंसिडेंट्स हो रहे हो, दो एक्शन टेक प्लेस हो रहे हो, दो काम किए जा रहे हो, तो आपने याद रखना है उनमें से जो पहले हुआ वो लेट पास्ट में आएगा, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में होगा, जो नियर पास्ट में आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। तो यहां पर हमने चूंकि एक पास्ट लिख दिया, तो दूसरा हमें क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज हैड टोल्ड। हमें पास्ट में रहना है और पास्ट में रहने पर लेट पास्ट में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हिल्डा डैश हर ओल्डर सिस्टर डैश हर क्लोथ यस्टरडे। अब जैसे ही हम यस्टरडे का वर्ड पढ़ते हैं तो एक बात तो तय होगी कि हमें कौन से टाइम में रहना है, पास्ट में। जब पास्ट में रहना तो हैव वाला तो पत्ता ही कट गया, हैव वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद देखिएगा, हिल्डा डैश हर ओल्डर सिस्टर। अगर हम यहां पर मेड लिखते हैं तो मेड के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मेड के दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, मेक और मेड के। मेक और मेड के दो स्ट्रक्चर कैसे पढ़े हैं, अगर मेक और मेड लिखा हुआ है और उसके बाद पर्सन लिखा हुआ है तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है तो फिर हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहां पर मेक से पहले बी फॉर्म नहीं लिखी हुई तो टू आयरन नहीं आ सकता यहां पे, इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या है, गलत। उसके बाद गेट और गॉट के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा गेट और गॉट के दो स्ट्रक्चर हैं। गेट और गॉट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो थर्ड फॉर्म आएगी, गेट और गॉट के बाद पर्सन आ जाए तो कौन सी फॉर्म आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। हम बार बार मैं इन बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहनी चाहिए। तो जब आप गॉड लिखेंगे तो आयरन तो आप लिख ही नहीं सकते हैं, या तो आपको थर्ड फॉर्म लिखनी होती है या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो चूंकि यहां पर पर्सन लिखा हुआ है हर ओल्डर सिस्टर, तो इसलिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, डेल्टा। और अगेन ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के इसलिए बनाए हैं ताकि आप एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाए, हमारी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा हो जाए। देखिए कंपिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, एक बात को पल्ले बांध ले, कंपेटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि नॉलेज की रेस नहीं होती। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो फाइट है, हमारा जो चैलेंज है वो हमारे नॉलेज के साथ नहीं होता, किसी के नॉलेज के साथ नहीं होता। हमारी असल लड़ाई, हमारी असल फाइट जो होती है ना, वो हमारे टाइम के साथ होती है। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड, जिसकी थिंकिंग स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना, वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। टाइम के साथ हमारी सबसे पहली लड़ाई है, याद रखिएगा। तो दिमाग को ट्रेन करें तेजी से सीखने के लिए, तेजी से सोचने के लिए, तेजी से कैलकुलेट करने के लिए, तेजी से चीजों को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद है ही विल डैश हिज ब्रदर डैश अ वॉच इफ ही पासिस द एग्जाम। अब इफ आ गया तो इसका मतलब कंडीशनल स्ट्रक्चर है, कंडीशनल है तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट। अब यहां तो पहला प्रेजेंट होना चाहिए या पहला क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। अब प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट हम लिख सकते हैं, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर लिखेंगे क्योंकि यहां पर ही विल लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट के साथ हमें फ्यूचर लिखना है। अब देखें डैश हिज ब्रदर, अब जैसे ही हम लेट का वर्ड पढ़ते हैं तो लेट के साथ हैव गॉट तो आ ही नहीं सकता। लेट के साथ हमने पढ़ा हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत। मेक के साथ अगर पर्सन हो तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और अगर बी फॉर्म हो तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ही विल मेक हिज ब्रदर बाय, इसमें अभी तक हमें कोई गलती नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम चार्ली और डेल्टा ऑप्शन एक दफा पढ़ेंगे जरूर।
गेट के साथ यहां तो थर्ड फॉर्म आती है पर्सन की सूरत में, ऑब्जेक्ट की सूरत में, और पर्सन की सूरत में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। गेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है, इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत है। हैव के साथ या तो थर्ड फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट की सूरत में थर्ड फॉर्म आएगी, पर्सन की सूरत में फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म हैव के साथ नहीं आ सकती, हमारा डेल्टा गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द बॉस डैश हिम अ सूट दो ही वांटेड टू वेयर स्पोर्ट्स वेयर। अब देखिए ही वांटेड टू वेयर का मतलब क्या है कि बात कौन से टाइम के लिए की जा रही है? पास्ट के लिए की जा रही है। वो स्पोर्ट्स वेयर पहनना चाहता था लेकिन बॉस ने उसको क्या पहनाया? बॉस ने उसको एक सूट पहनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि बात किसमें की जा रही है? पास्ट में। पास्ट में की जा रही है तो सबसे पहले अल्फा ऑप्शन तो हम वैसे ही उड़ा देंगे, वो प्रेजेंट टाइम में लिखी हुई है। गॉड के साथ आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है, यहां तो गॉड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। हेड के साथ हमारे पास पर्सन हो तो क्या आता है? हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर दरमियान में क्या लिखा हुआ है? पर्सन लिखा हुआ है। अगर हम यहां पर हेड लिख भी देते हैं तो यहां पर हेड हिम वेयर होगा, हेड हिम वोर नहीं होगा, इसलिए हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत। मेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। द बॉस मेड हिम वेयर अ सूट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अली डैश हिज क्रेडिट कार्ड डैश। अली डैश हिज क्रेडिट कार्ड डैश। अब देखें हैज के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैज के साथ आप चेंज तो लिख ही नहीं सकते, चेंज आती है किसके लिए? पर्सन के लिए। अगर यहां पे पर्सन लिखा हुआ होता तो फिर फर्स्ट फॉर्म आती, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन गलत। गेट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब पर्सन दिया हो, यहां पर पर्सन नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब बीटा ऑप्शन गलत। मेड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब मेक और मेड से पहले बी फॉर्म दी हो, इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा, जहां पर हम लिखेंगे अली हैड हिज क्रेडिट कार्ड, अली हैड हिज क्रेडिट कार्ड चेंज। हैज हैव हैड के बारे में हमने पढ़ा कि अगर हैज हैव हैड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड। और अगर हैज हैव हैड के बाद कोई पर्सन हो तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? फर्स्ट। तो चूंकि क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है इसलिए हम कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 9, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू बाइसाइकिल व्हाई डोंट यू हैव योर ओल्ड वन। हैव आ गया और हैव के बाद क्या लिखा हुआ है? योर ओल्ड वन। योर ओल्ड वन का मतलब बाइसाइकिल की तरफ है इशारा, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। और जब हैव के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, माई मोम ऑलवेज मेक्स मी। जब आप मेक लिख रहे होते हैं और उसके बाद आप पर्सन लिख रहे होते हैं तो आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप बी फॉर्म यूज करते हैं मेक और मेक से पहले, मेक और मेड से पहले, तो फिर आप कौन सी फॉर्म लिखते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो चूंकि यहां पे मेक से पहले बी फॉर्म यूज नहीं की गई है, एक्टिव सेंटेंस है, तो यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? डेल्टा। माई मॉम ऑलवेज मेक्स मी क्लीन अप माई रूम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, माई लिटिल गर्ल वांट्स अस टू लेट। आसान सी बात है, लेट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा? स्टे। लेट के साथ, हेल्प के साथ, सी के साथ, बेड के साथ, इन सब के साथ आपके पास कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारे पास है वी हैड आवर लैंडलॉर्ड। हैड आ गया और हैड के बाद क्या दिया हुआ है? पर्सन। पर्सन हो तो हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? फर्स्ट फॉर्म। और अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो फिर हम कौन सी फॉर्म लिखते? थर्ड फॉर्म। फिलहाल के लिए चूंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वी गॉट द कंप्यूटर गाय। हमने क्या किया? हमने कहा कि गेट और गॉट के बाद दो ऑप्शन होती हैं। अगर पर्सन दिया हुआ हो तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो चूंकि यहां पर पर्सन दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। हम
कॉजेटिव वर्ब में इनको पढ़कर आए और बहुत सारे क्वेश्चन भी अभी तक हम इनके प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद माय बॉस मेड मी, मेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और अगर मेड से पहले बी फॉर्म होती तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आती, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? वर। इंतहाई आसान क्वेश्चन। द डॉक्टर इज ओनली अलाउइंग पीपल हु आर फैमिली मेंबर्स। अलाउ के साथ आपको याद रखना है, आप अलाउ के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज करते हैं? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? टू विजिट। द डॉक्टर इज ओनली अलाउ पीपल हु आर फैमिली मेंबर्स टू विजिट द पेशेंट। ठीक है, अलाउ के साथ, अलाउ उन वर्ब में से एक है जिनके साथ आपको क्या यूज करना होता है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव में पढ़े थे। उसके बाद है द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड। वर ऑर्डर्ड, जब आपने एक वर्ब लिख दिया तो दूसरा वर्ब आप किस में लिखेंगे? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कैसे चलेगा? द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, और उन्हें क्या करने का ऑर्डर दिया गया? टू अटैक द एनिमीज पोजीशन, एनिमी पोजीशन पर अटैक करने का। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद आई गॉट लॉस्ट एंड सम स्ट्रेंजर्स हेल्प्ड मी। हेल्प के साथ आपको मैंने पहले भी बताया फर्स्ट फॉर्म भी आती है और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आती है। अब यहां पर टू फाइंडिंग लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। फाउंड लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। फाइंडिंग लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? टू फाइंड। आप फाइंड, जहां पर भी हेल्प आएगा तो हेल्प के साथ आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आई थिंक यू शुड हैव योर डॉक्टर। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और शुड हैव के साथ हमारे पास क्या आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। लेकिन तब आती जब शुड हैव के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिखी हुई होती। अब हैव के बाद क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब क्या लिखा हुआ है? पर्सन। ठीक है, पर्सन के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे पास सेंटेंस चलेगा आई थिंक यू शुड हैव योर डॉक्टर लुक एट दैट। देखें, अगर ये लिखा होता ना शुड हैव और शुड हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखा हुआ होता तो डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? थर्ड फॉर्म। लेकिन चूंकि हैव के बाद दरमियान में पर्सन मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और अगर पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट होता, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी थी? थर्ड फॉर्म लिखनी थी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल। ये उसके स्टाइल पे अच्छा लगता है। शी डैश डेफिनेटली लाइक इट। देखिए, जब आपने डेफिनेटली का वर्ड लिख दिया ना, डेफिनेटली का वर्ड, तो पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली का वर्ड आ गया तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये उसको अच्छा लगता है और ये वो लाजमी उसको पसंद करेगी। पहली बात क्या है कि कैन का वर्ड हम यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। हम यहां पे कोई एबिलिटी बता नहीं रहे, इसका मतलब कैन गलत। कुड हम यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए पास्ट की, हम पास्ट की बात ही नहीं कर रहे यहां पर, इसका मतलब कुड ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। विल डेफिनेटली लाइक इट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप लिखेंगे ना शी मे लाइक इट, अगर डेफिनेटली का वर्ड ना लिखा हुआ होता तो फिर हम जरूर मे कर सकते हैं कि यार शी मे लाइक इट, हो सकता है कि वो इसे पसंद करे। लेकिन डेफिनेटली और मे इकट्ठा नहीं आ सकते। मे का क्या होता है कि मे प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद वाले मामले में। अब जब आप डेफिनेटली लिख रहे हैं तो फिर आप शायद वाला वर्ड तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? विल। शी विल डेफिनेटली लाइक इट। उसके बाद हमारे पास है व्हेन यॉन वाज 2, जब यॉन 2 साल का था। ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, पास्ट की बात हो रही है। माइट का तो मतलब होता है शायद, कुड का मतलब होता है एबिलिटी इन पास्ट, जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब वो 2 साल का था तो वो बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पे कौन सा होगा? कुड होगा। कैन प्रेजेंट के लिए होता है, शुड सजेशन के लिए होता है, माइट प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। यहां पर तीनों ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा? कुड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 है ड्यूरिंग पीक आवर्स इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। देखें, ड्यूरिंग पीक आवर्स इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। विल और शैल, चूंकि हम प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो ये तो हमें बिल्कुल चाहिए नहीं है। कैन और शुड में देखें, शुड हम किस में यूज करते हैं? शुड हम यूज करते हैं सजेशन के लिए, ठीक है। कैन हम किसके लिए यूज करते हैं? कैन हम प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यार हो सकता है कि मुझे 2 घंटे लग जाएं जब ड्यूरिंग पीक आवर्स हो।
अब ऐसा तो नहीं है कि पीक आवर पे मुझे लाजमी 2 घंटे लगने चाहिए, इट शुड टेक मोर देन 2 आवर, लाजमी तो नहीं है ना, हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, प्रोबेबिलिटी है, हालात इस तरह के हैं कि पीक आवर्स में 2 घंटे लग सकते हैं, इसलिए हम शुड नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? कैन। उसके बाद द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर, हमने पढ़ा था कि कोई भी रूल, कोई भी लॉ, कोई भी डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए हमें लाजमी तौर पर कौन सा मॉडल एक्सिलरी चाहिए होता है? मस्ट का एक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है। कैन एबिलिटी के लिए होता है, शैल फ्यूचर के लिए होता है, माइट प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? डेल्टा। द ऑडियंस मस्ट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। उसके बाद वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट और एल्डर्स, रिस्पेक्ट जो एल्डर्स की है ये हमारे पास क्या है? ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, और सोशल ऑब्लिगेशन में हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि हमें ये सोशल ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना है, ये काम करना है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सजेस्ट शुड का। कैन एबिलिटी के लिए, विल फ्यूचर के लिए, कुड एबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन पास्ट के लिए, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शुड। उसके बाद 24th क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन। अगेन वही बात है, स्कूल रेगुलेशन का मतलब जब हम रूल्स की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, तो आपने याद रखना है रूल और लॉ के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना होता है? मस्ट का वर्ड यूज करना होता है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो या सोशल ऑब्लिगेशन पे स्ट्रेस देना चाह रहे हो, या आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हो कि आपको ऐसा करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है सेकंड आपके पास। तो जैसे स्टूडेंट्स, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास स्कूल रेगुलेशन पर अमल करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसलिए हमारे पास यहां पर कौन सा मॉडल एक्सिलरी यूज होगा? मस्ट यूज होगा। कुड यूज नहीं हो सकता, आर एबल नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा? मस्ट। उसके बाद हमारी 8th एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यू डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। अब देखिए जब हम बोलते हैं ना जस्ट मेक अ फोन कॉल, तो ये इंपेरेटिव मोड में होता है। इंपेरेटिव मोड में जब आप अगले बंदे को ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो ये सेंटेंस कुछ यूं बनता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे एक फोन कर लें। जब जाने की जरूरत नहीं है तो कैन नॉट तो हम ये बताने के लिए लिखेंगे कि मैं जा नहीं सकता, तो ऐसा सेंटेंस तो नहीं बन सकता ना। वी कैन नॉट विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। हमें क्या लिखना है? वी नीड नॉट विजिट देम, हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक अ फोन कॉल, आप उसको सिर्फ उनको एक फोन कर लें। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। शैल नॉट नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा, एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। तो हमारे पास ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 25। और अगेन वही बात, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला मसाइल हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, और अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपको अपनी स्टडीज में किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, डिस्कशन करनी हो, तो आप जरूर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी मेरी बात भी आपने मान लेनी है कि मेरा जो चैनल है इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, इस पे को कमेंट किया करें, शेयर किया करें, इसको हमने दूसरों तक भी पहुंचाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि छुप छुप के खुद पढ़ते रहना है, ठीक है? तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, और दूसरों को भी बताना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, चीजें पल्ले पड़ रही हैं, आपके लिए आसानी हो रही है, मैं हमेशा से आपको यह कहता हूं कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। तो अगर आपके लिए आसानी पैदा हो रही है इन लेक्चर्स की वजह से, तो दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का आपके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप दूसरों को भी बताएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।